इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशंट ये जो होता है, इसके लिए पहले आप एक एग्जांपल समझिए, फिर इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे एक बंदा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, तो एक सिंपल बंदा कैसे प्रपोज करेगा और इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा कैसे प्रपोज करेगा, दोनों में डिफरेंस देखो। फर्स्ट बंदा जाके बोलेगा, सीधे सीधे जाके बोल देगा हेलो आई लव यू, और सेकंड वाला बंदा जो इमोशनली इंटेलिजेंस है वो जाएगा, पहले आराम से उसको देखेगा, उसके चेहरे ऊपर देखेगा, उसकी आंखों की तरफ देखेगा और कहेगा, और थोड़ी सी स्माइल देगा चेहरे पर, फिर कहेगा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जो भी वो ड्रेस पहन के रखी है उसकी तारीफ करेगा, दिस ड्रेस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और फिर ऐसे ऐसे बात करेगा, उसके बाद कहेगा कि अगर आप ये जो नेकलेस में लाया हूँ इसको और पहन लोगी तो आप और ज़्यादा सुंदर लगोगी, और मैं चाहता हूँ कि नेकलेस हर साल आपको मैं इसी टाइम दूँ, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? आई लव यू। जो सेकंड वाला बंदा था, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के 95% चांसेस हैं, जबकि फर्स्ट वाले बंदे के आप बताइए कितने % चांसेस होंगे? क्योंकि हर कोई तभी इंटेलिजेंट होता है जब वो दूसरे की इमोशन से कनेक्ट करता है। अब हो सकता है कि फर्स्ट बंदा के दिल में बहुत कुछ हो लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, और सेकंड के बंदे के दिल में बहुत कुछ नहीं हो लेकिन फिर भी उसने जो चीज़ें बोली उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है ये रियल लव ना हो, वो वाला रियल लव करता हो लेकिन वो बोल नहीं पाया, लेकिन ये करता है, लेकिन ये बोल गया इसको ये नहीं करता हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चूँकि इमोशनली इंटेलिजेंट था ये, वो इमोशनली वीक था, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि मैनेजिंग योर ओन इमोशंस एंड दोज पीपल्स अराउंड यू, मतलब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, मैनेज करो, और जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी इमोशंस को मैनिपुलेट करना सीखो। एक होता है मैनिपुलेट करके, मतलब उनके इमोशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना ताकि आप उनसे अपना काम निकलवा सको। ठीक है, तो सेकंड वाले बंदे ने अपने इमोशंस को सामने वाले के साथ कनेक्ट किया और उसको इस चीज़ के लिए एग्री कराया कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस हर फील्ड में काम कर रहा है, चाहे लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस हो, कहीं भी फील्ड में। आज बोलते हैं IQ ज़रूरी नहीं है लेकिन EQ ज़रूरी है। इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है लेकिन आपका EQ होना, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के हर पार्ट में। दूसरा एग्जांपल देखिए आप कि एक नेता का एग्जांपल लेते हैं, जो A नंबर का जो लीडर है और एक B नंबर का लीडर है। एक A नंबर का जो लीडर है इमोशनल इंटेलिजेंस में कम है, तो ये कैसे बोलता है? वो जनता के सामने जाएगा और बोलेगा कि आप लोग मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैंने भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको मजबूत किया है। ठीक है, और B नंबर का लीडर जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, ये क्या कहेगा? लोगों के सामने जाएगा, वो कहेगा कि आप लोग मुझे वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हमारे जो सैनिक सीमाओं पे शहीद हो रहे हैं, हमारी उनके साथ भावनाएं हैं, हम उनके परिवारों के साथ हमारी भावनाएं हैं, और हम उनके परिवारों वालों के लिए, उनके जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए हम बहुत अच्छा काम करने के, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट को, उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। और ये बाकी जो है देशद्रोही हैं या ये हमारे सैनिकों पर बिलीव नहीं करते, इस टाइप की बातें करेगा वो। तो ये सेकंड वाला जो लीडर है, ये लोगों को इमोशन को कनेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ से, अपने इमोशन को सामने वाले के इमोशन से कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो सेकंड बंदा है, सेकंड लीडर है, इसको कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर। अब देखिए लोग किसको वोट देंगे? B को वोट देंगे क्या A को वोट देंगे? ओबियसली है B को ही वोट देंगे। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का बेनिफिट। तो अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं। आपने समझ लिया, हालांकि एक वीडियो और थी मेरी जिसमें मैंने इतनी कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट चीज़ है कि आप जब भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो आपको लगे कि आपके ये काम में आ सकती है, तो उसको आप अपने ऊपर, अपनी सेल्फ लाइफ के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में पालन करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने सीखी कि पॉजिटिव अप्रोच या कुछ भी चीज़ नया सीखा तो उसको अपनी लाइफ में ढालिए। जैसे मैंने एक चीज़ ढाली थी, देखना
कि मेरी दादी जो है तो उनकी 80 अबव के एज है उनकी, और अभी कोविड-19 के टाइम वैक्सीन लग रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कि वैक्सीन के कारण लोग मर रहे हैं। ठीक है, ऐसी नेगेटिव न्यूज़ उनने भी सुन के रखी थी। तो वो बोली कि नहीं मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी लगवाने के लिए, लेकिन मुझे तो लगवाना था। तो मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। क्या किया मैंने, एक्चुअली मेरी दादी जो है एक आश्रम जाती हैं, वो शिव बाबा करके, और वो उनको बहुत मानती हैं। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने कि ये मेरी बात तो मानेंगी नहीं, तो मैंने कहा कि मैं उनको उस आश्रम ले गया, और आश्रम में उनके एक गुरुजी की लेक्चर चल रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाना है। तो मैंने उनको जानबूझ के वो लेक्चर सुनवाए, और फिर मैं उनको घर लाया, और घर ला के मैंने कहा दादी देखिए, आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपके मंदिर के जो लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। मतलब वो कह रहे हैं, मतलब ईश्वर कह रहा है, मतलब बाबा कह रहा है उनका। अगर आप बाबा की बात नहीं मानेंगे, ईश्वर की बात नहीं मानेंगे, तो आपके साथ तो गलत होगा ही। तो ईश्वर कहते हैं कि हमारी बात मानो, तब आप सही रहोगे। तो दादी तुरंत मान गई। यही बात मैं कह रहा था तो नहीं मानी थी, लेकिन उनके थ्रू मैंने कहलवाई तो वो मान गई। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये भी मैंने धीरे धीरे अपने लाइफ का पार्ट बनाया है। तो ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो कुछ पढ़ें उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें, और सेल्फ इवैल्यूएशन, और अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें कि हम कितने इमोशनल इंटेलिजेंस हो रहे हैं, हम कैसे लोगों को मैनिपुलेट करें ताकि हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। जैसे एक और इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, घर पे झगड़ा हुआ मेरे, मतलब बहस हो रही थी, तो मैं उनको, जैसे दादी अगर कुछ गुस्सा होती है तो मैं आप उनसे कहता हूँ दादी आप इतनी महान हो कि आप जो हैं ओम शांति आश्रम जाती हैं, भगवान ईश्वर की बातों को सुनती हैं, और आप गुस्सा कर रही हैं। दादी तुरंत शांत हो जाती हैं, अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। तो समझिए ये एक और ही पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। मैं इमोशनली उनको, उनके जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इमोशन के अकॉर्डिंग। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है सामने वाली की फीलिंग्स को इस तरीके से बदलना ताकि वो आपके अकॉर्डिंग काम करने लगे या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने लगे। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जैसे अपने हर लाइफ के हर मोड को इवेल्यूएट करने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पे इसको और अच्छा कर सकते थे और कहाँ पे ये रह गया है। दिन भर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखो एक तरीका ये है कि मैं भी ये करूं कि बहुत सारी डेफिनेशन दे दूं आपको, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे दूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है, तो कोई काम में नहीं आएगी। तो मेन चीज़ है कि आप उसको कितना प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और कितना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मैं भी चाहता तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको बता देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब इससे है कि आपकी लाइफ में कितना सुधार होगा। नंबर 3 पॉइंट आता है कि एग्जामाइन हाउ यू रिएक्ट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो आप उस टाइम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या क्या आप भी ज़्यादा बहुत दुखी हो जाते हैं। इमोशनल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपने आप को खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मेरे घर में 4-5 लोग बीमार पड़ गए थे, 3-4 लोग बीमार थे सॉरी, तो मैं और मेरा भाई, हम लोगों की क्रिटिकल सिचुएशन थी सबकी कि इनको कैसे ट्रीटमेंट करें। हम लोग घबरा गए थे। तो उस टाइम मेरा भाई थोड़ा सा घबरा रहा था और मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं नहीं घबरा था, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने क्या किया कि मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाला। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी मेरी और मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जो होगा, डॉक्टर कह रहा था तुम इनको बाहर बड़ी सिटी में ले जाओ और ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दो। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से जाने में बीच दरमियान अगर रास्ते में कुछ हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उनको ट्रैवल करना इजी हो और रास्ते में कुछ हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर से कॉन्फिडेंटली कहा नहीं, आप तो यहीं पर ट्रीटमेंट चालू कीजिए, जो होगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कॉन्फिडेंस मेरा काम आया या हम दोनों भाइयों का काम आया कि नहीं, आप ट्रीटमेंट चलने दो, जो होगा देख लेंगे हम लोग। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोगों ने अपने आप को कॉन्फिडेंस रखा, एकदम रोए नहीं, एकदम चिल्लाए नहीं, एकदम परेशान नहीं हुए, मतलब एकदम को काम रखो। फिर एक चीज़ और मैं करता हूँ, जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो कुछ नहीं, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो और एक गहरी सांस लो, बहुत गहरी, जितनी गहरी सांस ले सको, और पूरा ध्यान उस सांस पे होना चाहिए। ना आजू बाजू क्या हो रहा है सब भूल जाओ, केवल सांस पे ध्यान दो।
गहरी सांस लो और उस पर फोकस करो और फिर देखोगे तुम तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और इस रिलैक्स माइंड होने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले पाओगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब भी आपको डिसीजन मेकिंग टाइम में आपका मूड अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो आप सही डिसीजन नहीं लोगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप सही डिसीजन नहीं लोगे। इसलिए पहले आपको खुद को काम करना पड़ेगा, बिल्कुल शांत करना पड़ेगा मन को, तब जाके आप सही डिसीजन लोगे। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि एग्जामाइन करना है अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि कैसा आप रिएक्ट करते हैं। और नंबर फोर्थ पॉइंट है कि एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी और दूसरा होता है एम्पैथी। इसमें डिफरेंस समझ लो। सिंपैथी मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति को भूख लगी है, आप उसको देख रहे हो कि सड़क पर बैठा है, तो आप उसको खाना दे सकते हो। आपको लग रहा है कि वो भूखा है, इसलिए उसको आपने उसमें खाना दिया, ये सिंपैथी है, ठीक है। और एक कंडीशन ये है कि मान के चलो कि बहुत कुछ दिन पहले कि मेरी माँ की, ऐसा हुआ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम मेरी जो फीलिंग्स रही तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। फिर अचानक से एक मेरे दोस्त के यहाँ पे भी उसकी भी माँ की डेथ हो गई। तो जो मेरी फीलिंग्स अब उसके प्रति रहेंगी वो सिंपैथी नहीं होगी, वो एम्पैथी होंगी। तो आपको लोगों के प्रति एम्पैथी रखना है। एम्पैथी मतलब ऐसी चीज़ें जो आप खुद अपनी लाइफ में फील कर चुके हैं, तब आप उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फील कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में, मेरी माँ की अब डेथ हुई थी तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह चुका हूँ, तो मैं उसकी भावनाओं को, अपने दोस्त की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि वो कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगा, उसके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या रही होंगी, और उसके साथ मेरा एम्पैथी होगा, ना कि सिंपैथी होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपैथी और एम्पैथी में। तो आपको भी लोगों के प्रति एम्पैथी रखना है ताकि आप उनके दर्द को समझ सकें। जब आप लोगों के सही दर्द को समझ सकते हैं, उसके कारण को समझ जाते हैं, उनका सॉल्यूशन देते हैं, तो लोगों की भावनाएं आपसे कनेक्ट होती हैं और इसी बंदे को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। तो नंबर फोर्थ हो गया एम्पैथी रखना है लोगों के प्रति। नंबर फिफ्थ हो गया टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप कोई भी काम करें, चाहे अच्छा हो आपके साथ या गलत हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है कि अच्छा हुआ तो मेरे कारण हुआ और गलत हुआ तो भी मेरे ही कारण हुआ। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अकाउंटेबल पर्सन बनते हैं और आगे भविष्य में गलतियां करने के लिए पहले आप 10 बार सोचते हैं कि मैं गलती करूं या ना करूं। नंबर 6 पॉइंट हो गया है रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। मतलब क्या है? रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट करना है। जैसे भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी होती है, सामने वाले से आपकी झगड़ा हो रहा है, वो कुछ गाली दे रहा है, तो आपको रिस्पॉन्स देना है, ना कि रिएक्ट करना है। मान लो कि उसने गाली दी, आपने भी इधर से गाली दे दी, तो झगड़ा बढ़ जाएगा। उसने कुछ किया, क्योंकि अभी सिचुएशन को देखो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कुछ भी आपका एक कदम हो सकता है 4-5 लोगों की जान ले ले, या आपकी जान ले ले या उनकी जान ले ले। तो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको रिस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट करना है। एक रिएक्ट करना मतलब क्या होता है? जैसे उसने बोला वैसे ही हमने बोल दिया, ये होता है रिएक्शन। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि मैं अकेला हूँ, वो 10 बंदे हैं, ठीक है, वो आपको गाली दे रहा है, तब आप उसको गाली मत दो। बाद में आप जो करना है कर लो, लेकिन उस टाइम आप उसको प्यार से बोलो, अरे भाई यार ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी गलती हो गई तो मुझसे भी गलती हो गई इस सिचुएशन में, क्योंकि आप अकेले हो, इस चीज़ को समझो। तो ये होता है रिस्पॉन्स करना। और रिएक्ट करना क्या हो जाएगा कि मैं भी उसको गाली देने लगूँ, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो रिस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट करना है। रिएक्ट करना मतलब नेगेटिव वे में होता है। अक्सर कर हम लोगों की बातों को सुनते नहीं हैं और केवल रिएक्ट करते जाते हैं कि तुम तो यार ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही करते रहते हो। इससे बहुत सारे लोगों की छवि बनी रहती है हमारे मन में कि ये बंदा बहुत बेकार है। हो सकता है वो कुछ अच्छी चीज़ें बोल रहा हो, लेकिन कभी जब भी आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो खराब ही बोलता रहता है। तो आप रिएक्ट करते रहते हैं, ना कि रिस्पॉन्स करते रहते हैं। तो आपको रिस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट करना है। 7वां होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, एक होता है लिसनिंग और दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग। आप दूसरों की बातों को इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के लिए उसकी बातों को सुनना है, समझना है, थोड़ा टाइम लेना है, फिर रिस्पॉन्स करना है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। हर कोई को लोगों को बोलना पसंद होता है, लेकिन पहले अगर जैसे एक डॉक्टर होता है, एक एग्जाम्पल में, एक A नंबर का डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज़ आया,
वो बोलने लगा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने तुरंत स्लिप निकाली और उस पर इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी, पहले तुम जाओ, ठीक है। और बी नंबर का डॉक्टर है, उसने वो एकदम बिठाया, पहले उसको आराम से रिलैक्स किया, उससे बात किया, फिर उससे पूछा क्या दिक्कत है भाई तुम्हें। उसने बताया ये दिक्कत है, चलो। अरे मैं डॉक्टर कहता है लोगों, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, मैं चेक करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो बी नंबर के डॉक्टर का जो रिस्पॉन्स है ये होता है, उसको सामने वाले को लिसन किया, उसने आसानी से सुना। जब चूँकि उसकी समस्याएं डॉक्टर ने सुन ली हैं तो उसकी आधी समस्या ख़त्म हो गई कि डॉक्टर ने उसकी समस्याएं सुन ली हैं। ये डॉक्टर भले ही अच्छा इलाज करे, समझ गया हो कि क्या दिक्कत है उसको, लेकिन फिर भी वो सामने वाला जो पेशेंट बैठा है वो अभी भी वो बेकार फील करेगा, उसको स्ट्रेसफुल लगेगा कि ये कैसे डॉक्टर है। लेकिन बी नंबर का डॉक्टर, जिससे दवाइयाँ भली कम लिखी हों, लेकिन उसने उसकी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसकी मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो बी नंबर का डॉक्टर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि केयरफुली लोगों की बातों को सुनता है। तो आपके अंदर एक एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। नंबर 8 पॉइंट आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका चीज़ों के प्रति सकारात्मक रवैया होना चाहिए। अगर कोई भी इंसिडेंट होती है तो आपको उसकी केवल आलोचना नहीं करनी। इससे गवर्नमेंट, कोविड-19 के टाइम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, सही बात है, होनी चाहिए। लेकिन आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा क्रिटिसिज्म को नहीं लिखना है, आपको उसका सॉल्यूशन देना है कि अगर ये समस्या थी तो ये उसका सॉल्यूशन है, ना कि केवल समस्या पे फोकस करना है। समस्या पे फोकस करोगे तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहलाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि आप समस्याओं के साथ साथ उसके सॉल्यूशन पे भी फोकस करते हो कि ये सॉल्यूशन है उसका, तब आपको कहेगा यू आर अ पॉजिटिव, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच है आपको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है सेल्फ मोटिवेटेड। आप लोगों को तभी मोटिवेटेड कर सकते हो या आप उनको तभी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो जब आप खुद अच्छे हो, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो। जब आप खुद अच्छे नहीं है तो सामने वाले को कैसे अच्छा कर सकते हो। तो सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। जब तक आप खुद को मोटिवेट हैं, आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि अरे देखो ये आ गया, मतलब अब सॉल्यूशन मिलेगा। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम्हें देखकर कि ये पर्सन है, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये आ गया मतलब अच्छा है। फैमिली को फील होना चाहिए कि जब मेरा बेटा घर पे रहता है तो हमें अच्छा लगता है। आपके दोस्तों को फील होना चाहिए कि अगर ये मेरा दोस्त है मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, जो कुछ भी होगा ये देख लेगा। ये होता है सेल्फ मोटिवेटेड। हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लोगों को पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरे साथ है, मतलब हम हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड दिखते हैं लोगों को, है ना। होना और दिखना दोनों ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। तब तो लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये बंदा अगर मेरे साथ है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आप अपना EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही किस्से, ऐसे ही बातें, ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ को हमेशा अच्छा बनाते हैं, जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, मैं लाता रहूँगा। इसके लिए आप चाहें तो एडूफन बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा होगा। तो क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अच्छी चीज़ों का। ओके, थैंक यू।